जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं तो वो हमारी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना होता है, जब माँ हमें गोद में लेती है। और उसके बाद जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज जाते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विवाह होता है, फिर बच्चे, और फिर जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती जाती है। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही जिंदगी में हमारी किताब का पहला पन्ना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक वैसे ही आखिरी पन्ना भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आखिरी पन्ना नहीं होता है तो वो कहानी जो ज़िंदगी की है वो ख़त्म नहीं हो पाती है और वो किताब भी संपूर्ण नहीं हो पाती है। अब आप ये कहेंगे कि अचानक मैं किताबों पर इतना आपको क्यों बता रही हूँ, तो आज हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला, आप सोचिए कि घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, जॉब करते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए एक लेखिका बनी, सिंगर भी हैं, एक मल्टी डायनेमिक कह सकते हैं, एक पर्सनालिटी है। और रेवा टीवी का ये प्रयास रहता है कि हर उस शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाएं जो अपने क्षेत्र में रहते हुए बहुत अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही मुस्कान भरी मुस्कान से जिनका नाम है स्मिता माथुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब पहली बार मैं इनसे मिली, और एक कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, एक स्माइली फेस, तो मुझे लगा कि देखिए कितना स्माइली फेस है, कभी इनको गुस्सा आता भी होगा कि नहीं। कभी मैं मिलूंगी तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी, और आज मैं मिली हूँ तो ज़रूर पूछूंगी कि गुस्सा आता है आपको कि नहीं। आता है, गुस्सा आता है, बट उसको मैं कंट्रोल करके रखती हूँ। और इतनी मतलब स्वीट वॉइस है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कितनी स्वीट वॉइस है। तो कैसा रहा आपका ये सफ़र, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश से अपना सफ़र शुरू किया ज़िंदगी का, लखनऊ से, और उसके बाद आज आप जबलपुर में रह रही हैं, एमपीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद राइटिंग वर्क। तो सिमरन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने लेखन कार्य शुरू किया है 2009 से जी। और जो मेरी पहली रचना थी वो अचानक ही बनी है, इट वॉज नॉट इन द प्लान वे। हम लोग के यहाँ अपने डिपार्टमेंट का एक लेडीज़ क्लब है, उसमें मुझे कुछ परफॉर्मेंस देनी थी जी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं कुछ बैठ के लिखूँ या कुछ प्लान करूँ। तो बस चलते फिरते, गाड़ी चलाते, मन में जो विचार आते थे, मन में ही स्क्रिप्ट तैयार करते थे जी। तो जो पहली स्क्रिप्ट मैंने तैयार की थी वहाँ पे मैंने परफॉर्म की थी, उसका नाम था नारी एक जीवन यात्रा जी। और वो जैसा आपने बताया वो शुरू होती है वहीं से, जब छोटी सी बेबी आती है, घर में कन्या आती है, उसके आने से इतनी खुशी मिलती है, माँ उसको लोरी गा के सुनाती है जी। और उसके बाद में फिर उसका बचपन आता है, बचपन के बाद देन टीनेज के बाद एक समय आता है कि उसको भी कह सकते हैं आपकी कुछ प्यार भरी ज़िंदगी उसको चाहिए होती है, कुछ रोमांस चाहिए होता है जीवन में। उसके बाद उसकी शादी होती है और शादी के बाद वो अपने पति के साथ में, प्रीतम के साथ में बहुत अच्छे से रहती है और फिर वो खुद भी माँ बनती है। और आई थिंक नारी जीवन का सबसे खूबसूरत पल जो है वो ही होता है जब आप खुद माँ बनते हैं। और वो जो पूरी यात्रा है बच्चों को बड़ा करने की, वो अपने आप में बहुत सुंदर अनुभव होता है। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं लेकिन उसके बिना आई थिंक कोई भी नारी अधूरी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद में माँ बनती है, फिर पूरी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाती है और फाइनली वो ही माँ जो है वो बाद में नानी दादी बन जाती है। बिल्कुल। और नानी दादी बनती है और फिर उसके बाद वो अपने जीवन की अंतिम यात्रा पे जाती है, अपने हस्बैंड, अपने बेटे, अपने दामाद के कंधों पे शान से। ठीक है। और ये सफ़र चलता रहता है कई जन्मों तक। बिल्कुल। इसलिए मेरा आखिरी वो ये था कि रहे ना रहे हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली बन के जी वफा इस दुनिया में, है ना। एंड अजीब रास्ता है ये कि दिस इज। तो मेरा इनिशियल मतलब शुरुआत वहाँ से हुई थी, उसमें बीच में मैंने गाने डाले थे और फिर लौट के मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको लिख लेना चाहिए क्योंकि मैंने नहीं लिखा तो मैं खुद ही भूल जाऊँगी। उसके बाद से मैंने ये नियम बना लिया कि मेरे पास हमेशा एक कॉपी या डायरी और पेन हमेशा रहता था। पलंग पे जहाँ सोते थे वहाँ साइड पे रखी रहती थी एक कॉपी और वो पेन रखा रहता था। ऑफिस जाते थे तो ऑफिस में रहता था, कार में रहता था, इवन इन ट्रैवल में।
तो अगर कहीं भी किसी भी जगह मेरे को, क्योंकि लेखन जो है ना वो अंदर से आता है, आप प्लान करके लेखन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो और जो मेरी सेकंड रचना मैंने लिखी थी वो मुझे सुबह सुबह 4 बजे एकदम से मतलब वो अंतर निद्रा की जो अवस्था होती है ना, जहाँ पूरी तरीके से जागे भी नहीं होते और सो भी नहीं रहे होते, उसमें मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई छोटी सी चिड़िया है जो कि फैन से कट के नीचे गिरी मुझे दिखी। और फिर मुझे याद आया कि ये घटना कब की है, बचपन की, जब मैं मुश्किल से 4-5 साल की रही होंगी, लेकिन वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी। फिर सुबह उठ के मैंने वो घटना लिखी, वो छोटी सी चिड़िया। तो वो छोटी सी चिड़िया हमारी, वो छोटी सी गौरैया जो आती है ना हमारे आंगन में जी, उसके ऊपर बचपन से लेके अब तक फिर कैसे हमारे घर में घोंसला बनाया उसने, फिर कैसे हमारे बच्चे उसको देखते थे। और अब क्योंकि कंक्रीट के जंगल बन गए सब जगह, तो उस गौरैया का हम इंतज़ार करते रहते हैं। और अभी जैसे इतनी गर्मी है तो हम लोग उसके लिए सकोरे वगैरह सजा के उस गौरैया का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद जो मेरी तीसरी कहानी आई वो आई हमारे घर में, एक घर में नहीं था एक्चुअली, हमारे घर के साइड में जो प्लॉट था उसमें एक नीम का पेड़ लगा था, बट वो पूरा नीम का पेड़ जो था वो हमारे आंगन में झुका हुआ था। छाया मतलब आपको दे रहा था? हाँ, छाया हमको दे रहा था, तना उधर था, छाया हमको दे रहा था। तो हमको गेट तक जाने के लिए कभी छाता नहीं लगाना पड़ता था, ना धूप में ना बारिश में, क्योंकि वो हमारे लिए एक छाते का काम करता था। और नीम को देखना अपने आप में बहुत सुंदर अनुभव होता है कि उसमें बसंत में सब पत्तियाँ गिरेंगी, फिर दोबारा हरी पत्तियाँ आएंगी, कोमल पत्तियाँ, उसके उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलेंगे। निबोली आई, तो वो बोरा हमारे घर का मेंबर था नीम जो था। बट क्या हुआ कि हमारे बाद में वो साइड वाला प्लॉट सेल हो गया और कोई जो भी नए लोग आए तो उनकी जो भी मजबूरी रही है उनको वो पेड़ कटवाना पड़ा। तो जब उन्होंने वो पेड़ कटवाया तो इट वॉज सो मच शॉकिंग फॉर अस, फॉर मी एंड माई चिल्ड्रन, कि हम लोग उस दिन इतने दुखी हुए थे जैसे अपने घर से कोई चला गया जी। फिर मैंने वहाँ पे जहाँ पे नीम का पेड़ था वहाँ पे एक छोटे से गमले में नीम का पौधा लगवाया और उसमें 13 दिन तक मैंने दिया लगाया। और फिर बाद में नेक्स्ट ईयर जब थोड़ा बाहर काम वाम चला तो उस छोटे से पौधे को मैंने बाहर लगवा दिया था माटी से। अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो बड़ा हो गया। तो मेरी 3rd स्टोरी थी नीम का पेड़ जी। और वो पर्टिकुलर स्टोरी पता नहीं वो लोगों के दिल को छू जाती थी। वो इतने मेरे को इतने उसका फीडबैक, इतना सुंदर फीडबैक मिला ना उसका, सब लोग कहते थे एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। फिर लोग मेरे पास भेजते थे कि हमारे भी, हम नानी के घर जाते तो हमारे घर में भी ऐसा नीम का पेड़ था। देन उसके बाद मेरे को जब मेरी मम्मी जी गई तो जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि वो कुछ डायरियों में कुछ उनका लिखा हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्मिता जी की जो मदर हैं बहुत अच्छी ट्रांसलेटर रही हैं, यूपी में अपना एक नाम रहा है और हिंदुत्व पर उन्होंने जो ट्रांसलेट किया है वो वाकई में एक ग्रंथ टाइप का है। जब ये मुझे दिखा रही थी तो एक क्यूरियोसिटी होती है ना पन्ने फटाफट पलटने की, तो वहाँ मैंने देखा कि बाकायदा हिंदुत्व के बारे में पूरा एक कह सकते एक पूरा ग्रंथ है। धर्म क्या है, श्लोक क्या है, मंत्र क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसकी जड़ें कहाँ से आई हैं, तो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे माता की ये बेटी हैं स्मिता जी। और दूसरी बात इनकी सासू माँ, जैसे हम लोग डेली डायरीज लिखते हैं ना कि आज क्या हुआ हमारे साथ, आज हमने क्या किया और शाम को क्या हुआ, किससे हमारा झगड़ा हुआ और कब हमें क्रोध आया, कब हमको ऐसा लगता है कि हमको एक अच्छी सी स्माइल आई, तो मेरे ख्याल से वो सारा कुछ आपकी सासू माँ लिखा करती थी। वो लिखती थी जी। तो उनके जाने में उनकी कॉपीज पढ़ी तो मुझे लगा वो तो चली गई, आत्मा भी चली गई, शरीर भी चला गया, लेकिन उनका लिखा हुआ छूट गया हमारे पास। तो that was also inspiration for me कि अगर मैं कुछ लिख के जाती हूँ, अगर हम किसी कुछ लिखते हैं तो वो हमारे जाने के बाद भी वो इस संसार में रह जाएगा जी। तो मेरे मन में थॉट है कि ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे, लेकिन ये जो भी मेरी लिखी कहानियाँ हैं ये अमर हो जाएंगी, हमेशा रहेंगी, और वो पात्र भी अमर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट स्टोरी मैंने मम्मी जी की ही लिखी थी। मम्मी जी की मैंने पूरी, क्योंकि बातों बातों में सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं ना अपने बचपन के बारे में, फिर शादी के बाद, फिर बाद में। तो फिर मैंने मम्मी जी की वो लिखी थी
कहानी लिखी थी और उसका नाम रखा था अखंड सुहाग जी। क्योंकि उनकी 50th एनिवर्सरी वो लोग मना के गए थे, बाबूजी थे, मतलब जब मम्मी गई तो बाबूजी के थे, तो पूरा उनका श्रृंगार करके हमने विदा किया था उनको। और उनकी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं सुहागन जाऊँ, क्योंकि उस समय जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था बिटवीन सुहागन लेडी एंड लेडीज़ हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था। तो उन्होंने इसलिए बहुत मन से, वो हमेशा बस ये बोलती थी कि मैं सुहागन जाऊंगी कि नहीं। तो जब वो गई तो उनकी जैसे एक दिल की मन की इच्छा पूरी हो गई। बिल्कुल। तो मम्मी जी पे कहानी लिखी। फिर मुझे लगा जैसे मेरी बुआ है, मेरी अपनी मम्मी है, चाची है मेरी, है ना, ये सब आम नारियाँ हैं, लेकिन जब ये चली जाएंगी तो वो एक सिर्फ फोटो फ्रेम में सिमट के रह जाता है इंसान, है ना। बिल्कुल। उसके बाद कभी कभार ठीक है बेटियों ने बात कर ली, कभी बहू ने बात कर ली, उसके बाद आफ्टर 15 और 20 ईयर्स नोबडी विल टॉक अबाउट देम। उनके जो भी संघर्ष है, उनके जो भी लाइफ रही, वो किसी को नहीं पता होगी, ना याद रहेगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनके बारे में लिखूंगी। और उसके बाद जो एक आम नारी का दर्द है, आम नारी का जो जीवन यात्रा है जी, वो सबको पता होना चाहिए। आज हमारी मम्मी जी ने क्या संघर्ष किया, क्योंकि इस किताब में वो आ गया तो वो कहानी अमर हो गई। बिल्कुल। अखंड स्वाद नाम से इसमें स्टोरी है उनकी। तो फिर उसके बाद क्या, जैसे मेरी फ्रेंड थी मंजूषा उसका नाम था, उसकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो वो मुझे कुछ बताती थी। फिर मैंने उसकी कहानी लिखी। और फिर आपने देखा है जनरली बीइंग अ लेडी, यू नो कि लेडीज़ आपस में बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हैं। और कुछ ईश्वर ने मुझे ऐसा कुछ आई डोंट नो मुझे क्या, उन्होंने ईश्वर ने कोई शक्ति दी है कि मैं जब मेरे सामने कोई भी आता है ना, वो अपनी, अगर वो 10 मिनट के लिए भी मिलता है तो वो अपने बारे में सब मुझे बता देता है, पूरे अपने जीवन के बारे में। ऐसा कुछ भगवान ने दिया हुआ है। तो कहीं किसी शादी में गए, वहाँ कोई नंद मिली, उन्होंने अपनी कहानी मेरे को सुना दी, है ना। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक बार तो मैं लखनऊ जा रही थी, तो उस समय मैं मतलब पूरे उसमें इमरजेंसी में जा रही थी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो पूरे 4 के जो एसी में रहते 4, उसके मैं अकेली थी। तो माय हस्बैंड ही वाज वरीड कि अकेली कैसे जाएगी लखनऊ तक। इन्होंने चार्ट में देखा, बोले नहीं कटनी से एक फैमिली चढ़ेगी। तो कटनी से एक फैमिली चढ़ी, तो उसमें एक लड़की थी, लड़की मीन्स होगी 24-25 ईयर्स की। शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज आयुर्वेदिक डॉक्टर। ओके। और उसकी पापा थे और मम्मी थी। धीरे धीरे करके मैंने मतलब ऐसे वो लोग क्या बात कर रहे हैं सुनाई तो देता ही है। वो फ़ोन पे जा जाके बाहर कभी अपने मामा जी से बात करती, कभी भाइयों से, कभी किसी से, कभी किसी से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उससे बात करी, उसकी मम्मी जब सो रही थी, तो पता लगा कि वो अभी वो लोग बॉम्बे से लौटे थे और उनको पता लगा था कि मम्मी को कैंसर है। ओके। मम्मी को शायद ओवरी का कैंसर था, किसका था, बट उसकी मम्मा को नहीं पता था। एंड शी वाज सो इनोसेंट। वो बैठे बैठे आराम से कुछ खा रही हैं, वो कह सकते हैं कि वो वहीं बैठे बैठे प्राणायाम कर लिया उन्होंने, खिड़की से बाहर देख रही है, इंजॉय कर रही है ना। तो उससे मुझे लगा कि इनको, वो लोग जा रहे थे लखनऊ के वो PGRI कौन सा हुआ है ना हॉस्पिटल, वहाँ पे दिखाने। मैंने कहा इनको नहीं पता कि इनको अब इसके आगे कितनी लंबी जो यात्रा करनी है वो कितनी पेनफुल होगी, बिकॉज कैंसर तो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है, स्पेशली कीमोथेरेपी ये सब। तो फिर उस पर मैंने लिखा और शायद घर पहुंचते तुरंत ही लिखती थी मैं, थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा टाइम देंगे तो भूल जाएंगे ना फिर। लेकिन मेरी फिर हिम्मत नहीं, उस बच्ची का नंबर भी लिया था मैंने, लेकिन मेरे उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई बाद में कि उसकी मम्मी कैसी हुई या जो भी। ने सोचा भी 1-2 बार फ़ोन लगाया। तो उसकी कहानी भी मैंने इसमें लिखी, हम सफ़र नाम से है जी। तो ऐसे जीवन में बहुत आपको मिलेंगी। आपके जो घर में, इवन आपके घर में जो मेड सर्वेंट्स आती हैं, उनकी भी कहानियाँ रहती हैं, उनकी भी अपनी कहानियाँ रहती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करके वो लिखते लिखते कुछ ऐसा हुआ कि इतनी स्टोरीज हो गई, मतलब ये तो खैर कह सकते हैं कि बहुत कम है। इसमें 31 स्टोरीज हैं, इसमें आई थिंक 60 हैं इंक्लूडिंग द पोएम्स जी। इसमें 60 स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज। और ये वो कुछ जानी कुछ अनजानी, तो इसमें 60 स्टोरीज हैं। हाँ, मतलब 50 स्टोरीज होंगी और 10-12 करीब पोएम्स हैं जी।
तो पोएम्स में मेरी बिल्कुल वैसी ही नहीं होती है, वो छंदबद्ध वैसी नहीं होती है, बिल्कुल वैसे फ्री फ्लो में जो आता और है। ये है तुम्हारी कहानी है, मतलब ये सारी महिलाओं की सबसे मिलके, सब महिलाओं की। और इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा है ना नारी जीवन की 100 साल की यात्रा। तो इसमें जो फर्स्ट कहानी सूर्योदय तो समकालीन है, बट जो सेकंड स्टोरी है वो है इंडिपेंडेंस के पहले से, मतलब उसमें इंडिपेंडेंस की बात की हुई, बट उसका जो बैकग्राउंड है इंडिपेंडेंस के पहले का है। और तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो कहानियाँ हैं वो 1920 से 1920 से स्टार्ट होके और 2020 तक की कहानी। तो जब ये इतनी सारी कहानियाँ हो गई, फिर बुक पब्लिकेशन के बारे में कैसे घर पे फिर बातचीत हुई, उसमें घर वालों ने कितना साथ दिया, कहाँ से इसे पब्लिश कराया आपने? एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने और मेरी बिटिया ने मिलकर सपना देखा था कि हमारी बुक पब्लिश होगी, तो मेरी बुक पब्लिश होगी। तो बहुत उसके लिए नेचुरल है कि बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज आपने जो हाथ के लिखी स्टोरीज हैं आप उनको टाइप कराओ, फिर टाइप करा के आप उनको सब उसमें करेक्शंस कराओ, सब कराओ। फिर बहुत सारे प्रकाशकों को हमने अपनी एक करीब 7-8 कहानियों की छोटी छोटी वो जिस्ट बना के मेल करी सबको, बहुत सारे प्रकाशकों को। देन फाइनली ये नोशन प्रेस मद्रास है, इनसे कांटेक्ट हुआ हमारा। ओके। नोशन प्रेस मद्रास में तो इन लोग ने वहाँ पे विशाल, उसने बहुत कोऑपरेट किया हमें। तो उसने पूरा मेरा ऑलमोस्ट आधे घंटे का इंटरव्यू लिया था जी। उसने कहा था कि आप क्यों छपवाना चाहते हैं किताब, आपका एम क्या है, इफ़ इट्स अ फाइनेंशियल एम। मैंने कहा नहीं, भगवान की कृपा से फाइनेंशियली वी हैव नो प्रॉब्लम, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, आई नो प्रॉब्लम, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो कहानियाँ हैं वो मैक्सिमम लोग पढ़ें जी, इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे दूर दूर तक लोग पढ़ें इसको। उसके बाद उसने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर उसको एक वो भेजी हमने, जो मेरी स्टोरीज का मैंने बना के रखा था, साथ PDF पूरा? हाँ PDF पूरी कंप्लीट बुक तो नहीं भेजते हैं क्योंकि बहुत सारी होती हैं, थोड़ी मतलब सब 4-5 कहानियाँ कंप्लीट भेजनी है ऐसे। उसके बाद पता चला कि हमारे ये जो हमने टाइप कराई थी वो किसी और फॉन्ट में थी, सम कोरल, आई डोंट नो, कुछ अलग थी जो यहाँ पे कराई थी। उनको एक पर्टिकुलर फॉन्ट चाहिए था, मंगल फॉन्ट। ओके, फिर यहाँ टाइप करवाया आपने? हाँ, और वो समय था, लॉकडाउन का टाइम था जी। हाँ, लॉकडाउन का टाइम था। ये बात है हमारी 21 में हुई ना पब्लिश, मार्च 21 में, नवंबर 20 जी। तो लॉकडाउन का टाइम था, आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे, जो भी काम था सब ऑनलाइन होना था। फिर तो पूरी जो लकीली मेरे पास, आई वॉज इन नोएडा, तो मेरे पास कोई वो नहीं थी, इसकी पांडुलिपि वगैरह कुछ नहीं थी, हार्ड कॉपी नहीं थी, लेकिन मेरे पास पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी थी। तो वो सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजी है, जबलपुर में पता किया, मेरे फ्रेंड के थ्रू पता लगा, एक टाइपिस्ट थे जो मंगल में टाइप करते थे, उनको भेजी। फिर उन्होंने वहाँ से एक स्टोरी टाइप करके वो भेजते थे, फिर उसकी एडिटिंग, उसको करेक्शन करना होता था। एंड देन फाइनली जब पूरी वो एक बुक फॉर्म में आ गई, और बुक फॉर्म में लाने के लिए भी आपको ऐसे आप नहीं कर सकते कोई भी कहानी डालो, आपका कोई थीम होनी चाहिए। तो जैसे मेरी थीम थी ना कि इसकी नारी की 100 साल की यात्रा, तो जो मेरी फर्स्ट स्टोरी है वो ये मान के चले कि 1947 के पहले से शुरू होती है, हम लोग के नानी दादी के समय से। उसके बाद जो स्टोरीज आई वो हमारी एज की लेडीज़ जो इस समय प्रेजेंटली 50 to 60 ईयर्स के उसमें है ना, और उसके बाद सबसे आखिर में जो हमारी बेटी की एज की लेडीज़, लड़कियां हैं और लेडीज़ हैं, उनकी कहानियाँ हैं। तो एक उसमें एक आपको पैटर्न रखना पड़ेगा, ऐसे आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो वो पैटर्न, वो चीज़ मेरे मन में थी, जैसे नारी की पूरी यात्रा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में फिर नेचुरली के बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो हमारी अपना घर वाले ही हमारी अपनी पूरी टीम बन गए। मतलब मैंने तो खैर लिखी थी कहानियाँ, लिखने का काम हो गया, लिखने का काम हो गया। प्रेस से जितनी करस्पॉन्डेंस थी बेटी ने कर, पूरी बिटिया ने करी। प्रूफ रीडिंग किसने की? प्रूफ रीडिंग फाइनली मेरे हस्बैंड ने करी। मेरे इतना टाइम निकाल लिया? हाँ, मतलब he was very busy actually, that time he was doing ICW। ओके। तो ही वॉज वेरी बिजी। तो जब उनके एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए उसके बाद उन्होंने वो लेके बैठे मेरी वो स्क्रिप्ट, और उन्होंने करा, और 15 दिन के शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो गया।
लेकिन वो इतनी मेहनत करी इन्होंने कि ये बैठते थे, इनको पता नहीं लगता था। एक बार तो रात को 4 बजे तक जग रहे थे, उठते ही नहीं थे जब बैठते थे, तो लगातार करते थे। तो आप सोचिए कि लिख जो रही हैं स्मिता जी हैं, और उसके बाद प्रूफ रीडिंग, और वो भी इतने मन से कि सुबह के 4 बज गए पता ही नहीं चला। तो कितना वो कहानियाँ इंटरेस्टिंग होंगी कि सर को लिखने के बाद जो प्रूफ रीडिंग कर रहे थे इतना टाइम लगा। तो एक पूरी टीम बन गई थी, उसके बाद पब्लिश हुई और वो जबलपुर शहर आई, और वो कुछ जानी कुछ अनजानी और तुम्हारी कहानी। और अभी कुछ नया लिख रही हैं क्या आप? हाँ, अभी मेरी एक 3rd बुक पब्लिश हो जाएगी नेक्स्ट मंथ जी, आई थिंक मई 1st वीक में। तो उसका नाम हमने, जब हमारी 1st बुक पब्लिश हुई थी तभी मेरे हस्बैंड उन्होंने बोला था कि अब की जो पब्लिश करेंगे उसका नाम रखेंगे वामा का इंद्रधनुष। जी, वामा मीन्स लेडीज और महिलाएं, एंड इंद्रधनुष यू नो रेनबो। तो रेनबो। जैसे रेनबो में 7 रंग होते हैं, है ना, और धीरे धीरे डिमिनिश होते हैं ना कलर्स, वैसे ही नारी जीवन में भी कितने सारे रंग होते हैं। नारी जीवन में रंग होते हैं, लेडीज खुद कितनी तरह की होती हैं, बिल्कुल, है ना, कितनी तरह की भावनाएं होती हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है वो, उसका नाम वामा का इंद्रधनुष है। उसमें भी ऑलमोस्ट ये वाली तुम्हारी कहानी की ही थीम ऐसे है कि वो भी पहली कहानी में होली उसका नाम है जी। और वो एक रानी साहिबा पे बेस्ड है, जिनके, अगर आपको ध्यान होगा, 1942 में एक आंदोलन चला था जिसमें कि बड़ी बड़ी होली जला के और जितने विदेशी कपड़े होते थे उनकी आहुति दे दी जाती थी। तो उन रानी साहिबा से मैं खुद बचपन में मिली थी, स्वदेशी अपनाओं के लिए। हाँ सर, तो मैं खुद मिली थी, मतलब मैं बहुत छोटी थी उस समय, 10-11 साल की, 12 साल की, लेकिन मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी थी। तो उनके ऊपर लिखी कहानी, तो उनकी रानी साहिबा की बिल्कुल नई नई शादी हुई थी और काला काकड़ की वो थी, प्रतापगढ़ एक यूपी में जगह, उसके पास एक काला काकड़ है, वहाँ पे गंगा जी के किनारे उनका महल था। तो उनके न्यूली वेड जो रानी साहिबा थी, उनके सारे कपड़े राजा साहब ने खुद उठा के और होली में डाल दिए थे। तो डेट पेन, एक यंग लड़की ऑफ 16 और 17 ईयर्स ऑफ एज, और उसके सब कपड़े बाहर से, फॉरेन कंट्री से, तब इंग्लैंड से बन के आए थे, और उसने कुछ पहने भी नहीं थे और सारे कपड़े उसमें डाल दिए थे। तो उनका जो पेन था उनका, फिर जब हम लोग उनसे मिले थे तब तो शायद वो अपने 50s में रही होंगी, क्योंकि वाइट कलर की खादी की साड़ी पहनी थी उन्होंने। ओके। तो फर्स्ट कहानी मेरी उस पे है। फिर उसके बाद बहुत सारी है, मतलब जो शुरू के उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी स्टोरीज का एक बंच है उसमें। हाँ, बंच है, जैसे बाकी बुक्स में है आपके। उसमें 21 स्टोरीज का कलेक्शन है। तो आपकी, जब आप लखनऊ से आई, विवाह हुआ, उसके बाद आपने एमपीवी में जॉब किया, तो वो सफ़र कैसा था? बच्चों को भी संभालना है, जॉब में भी जाना है। आप कह सकते हैं कि इनिशियली जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी, बिल्कुल इसी समय की थी, 21 अप्रैल 1988 में। क्या बात है। आज 22 है जी। तो 21 अप्रैल को की थी, तो 32 ईयर्स बैक, 32 और 34 ईयर्स बैक जी। तो तब मेरा बेबी जो था वो 7 मंथ्स का था, और इनफैक्ट मुझे बिल्कुल कोई घर के काम की भी कोई ऐसे बहुत एक्सपीरियंस नहीं था करने का, और ऑफिस तो नया था ही, वहाँ ट्रेनिंग पीरियड था। तो दैट टाइम इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत छोटा बेबी था, उस बेबी को भी देखना और ऑफिस भी जाना। बट लकीली मेरी इसमें बहुत अच्छी किस्मत थी कि एक तो मेरे बॉस बहुत अच्छे थे उस समय, उनको तो यही बहुत आश्चर्य होता था कि घर, ऑफिस और बेबी कैसे संभाल रही है। बोले तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ ऑफिस, अगर कोई घर में प्रॉब्लम है, बहुत पास में था घर, ओके, तो घर चले जाओ, देखा फिर आ जाओ। तो ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, उनको तो हम आज तक धन्यवाद देते हैं। और सेकेंडली माई हस्बैंड, ये मेरे को छोड़ते थे, ऑफिस छोड़ते थे स्कूटर से, और फिर लेने आते थे। फिर खुद का भी जॉब है? खुद का तो था ही, ये तो सीनियर थे, मैंने तो ट्रेनिंग एज ए ट्रेनी यहाँ पे ज्वाइन किया था जी। ये तो पहले से थे, तो काफ़ी सीनियर थे यहाँ पे। उसके बाद भी सोचिए आपको इतना सपोर्ट करना, क्योंकि आज के टाइम पे कहते हैं ना कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो यहाँ एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे एक पुरुष का हाथ है, और साथ में पूरे परिवार का आशीर्वाद है, पूरे परिवार का। इसमें ये तो मुझे मानना पड़ेगा कि मेरे को इस पूरी यात्रा में बहुत एनकरेजमेंट मिला है, इनसे तो मिला ही जी, मेरे बच्चों से, मेरे पापा से, और कोई और फ्रेंड्स से।
बहुत, मतलब मैं अपने यूट्यूब में कहानियाँ पोस्ट करती हूँ और उसके बाद सबसे पहला कमेंट आता था वो मेरे बेटे का आता था। लॉकडाउन का टाइम था, मैंने कहानियाँ पोस्ट करी, वो सुनता था ईयरफोन्स लगा के और उसके बाद फिर वो प्रॉपर इतने काफ़ी। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में अगर मैं पीहर में बोलूँ, मतलब मायका, जैसे यहाँ पे मायका बोलते हैं, तो पापा हैं, मम्मी तो अब नहीं है, और मेरे मतलब 3 ब्रदर्स हैं मेरे। एक भाई मेरे से बड़े हैं और 2 छोटे हैं। ओके। और तीनों, लकीली हम लोग की पूरी फैमिली इंजीनियर्स की फैमिली थी। पापा भी इंजीनियर थे, पापा PWD में थे, वो चीफ इंजीनियर थे जब रिटायर हुए उस समय। और मेरे तीनों ब्रदर्स उन्होंने IIT कानपुर से किया है। क्या बात है। तो इंजीनियर फैमिली कह सकते हैं, पूरे इंजीनियर्स की फैमिली थी। फिर वहाँ से ये लोग, भैया लोग यहाँ पे रहे करीब 1991 तक वो लोग यहाँ थे, बट ग्रेजुअली वो लोग धीरे धीरे तीनों USA अमेरिका शिफ्ट हो गए। ओके। तो वो लोग तीनों अमेरिका में हैं, भाभियाँ हैं और भतीजा भतीजी हैं, सब बहुत अच्छी प्यारी फैमिली है। और इधर हमारी ससुराल की फैमिली भी बहुत अच्छी है, मतलब उधर भी हम लोग 4 भाई बहन हैं और इधर भी। ओके। तो हम लोग सबसे बड़े हैं, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, फिर मेरी नंद है, फिर देवर है, फिर नंद है, मतलब 2 सिस्टर इन लॉ हमारी और एक देवर है। तो हमारी इधर की फैमिली भी बहुत क्लोज नेट है। और सभी ने, मैंने आपको जैसे बताया भी था कि आई थिंक मैं कल किसी और को बता रही थी कि जब मेरा बेबी छोटा था, करीब 3 साल का जब हो गया था, तो हमारी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली, तब तो वो हार्डली 22-23 साल की थी। वो यहाँ पे आई थी B.Ed करने। तो उनका कॉलेज होता था सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक, और उसके बाद वो घर आ जाती थी। तो बेबी तब नर्सरी में था, तो हम लोग उस समय उसको वहाँ स्कूल से घर छोड़ देते थे। उसके पहले वो क्रच में रहता था, तो बुआ आ गई इसलिए घर छोड़ देते थे। तो बुआ उसको बहुत प्यार से उसको तैयार करती थी, उसको घी लगी रोटी खिलाती थी, उसके बाल संवारती थी। और उसके अलावा पूरा, मतलब मैं जब घर पहुँचती थी तो वो पूरा घर साफ होता था, पूरा घर शाम का खाना बना रहा होता था, एकदम नीट एंड क्लीन, सब चीज़ आपके हाथों पर। तो वो डेट वाज द बेस्ट टाइम, मतलब जब वो यहाँ पे थी। जी। अच्छा, अभी आजकल क्या है, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग राइटर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ स्टोरीज लिखते हैं। तो ऐसे लोग जो कि राइटिंग वर्क में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम करें अपना ओरिजिनल करें। जी। किसी को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद ने जो देखा है, खुद जो अनुभव किया है, या खुद जो सुना है आपने, उसी के बारे में लिखिए। मतलब ऐसा मत करिए कि आपने, मान लीजिए किसी राइटर की कोई नॉवेल पढ़ी है या कोई कहानी पढ़ी है, तो आप ये सोचें कि मैं उनकी तरह लिखूं। ऐसा मत करिए। और लेखन, जो मुझे लगता है कि लेखन आता है अंदर से। जी। जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है, जब मैं गर्मियों में जैसे छत पे घूमते हैं हम लोग, छत पे आप घूमेंगे तो आपको आसमान दिख रहा है, उसमें बादल दिख रहे हैं, उसमें आपको तारे दिख रहे हैं, आपको चांद दिख रहा है, एरोप्लेन जाते दिख रहे हैं, या पक्षी आपको लौटते दिख रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो क्या होगा कि जैसे मेरा बस उसको देखा, फिर मेरे मन में अपने आप ही जैसे अंदर से कविता है कि आसमान की दुनिया है, या आसमान की दुनिया है ना, रंग बिरंगे बादल हैं, रंग बिरंगे पंछी। तो जो भी लेखन आता है वो अंदर से आता है। वो मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूर है कि जैसे शायद आपको थोड़ा सा मज़ेदार लगे, लेकिन अभी मैं वो भी कर रही हूँ, इग्नो से हिंदी लिटरेचर में MA। क्या बात है। तो फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया। तो वो मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे भी पता लगे कि मतलब एक्चुअली मेरे पास तो कोई हिंदी की कोई डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, मेरा तो पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड था। कि एक्चुअली हिंदी में जो लेखन किया है लोगों ने, जो एस्टेब्लिश्ड हमारे लेखक हैं, उन्होंने कैसे किया। तो जैसे मेरी बहुत प्रिय है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की आप स्टोरीज पढ़िए, तो वो किस पे लिखती थी, उनके घर में जो एक छोटी सी गिलहरी थी गिल्लू, उसको उन्होंने लिखा है। या उन्होंने एक मोर पाल रखा था, उसके बारे में लिखा है। या उनके घर में जो सर्वेंट्स जितने काम करते थे, खाना बनाने वाले, चाहे माली, चाहे वो स्वीपर्स, तो उसमें महादेवी वर्मा ने ये कहा था कि मैं जो लिखती हूँ वो मैं अपनी खुशी के लिए लिखती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि सामने वाला क्या सोचेगा, कि सामने वाले सोचेगा कि इन्होंने इतने लोअर कैडर के लोगों के लिए क्यों लिखा है।
बट ये मुझे खुशी मिलती है, मैं चाहती हूँ उनके बारे में लोगों को पता लगे, तो उनकी इस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो एक्चुअली मेरी आपको स्पेशली इस वाली किताब में आपको 7 या 8 कहानियाँ हैं जो कि लोअर कैडर पे बेस्ड हैं। बिल्कुल जो हमारे घर में स्वीपर्स आती थी, या मैं अपनी बिटिया के पास जाती थी सोसाइटी में, वहाँ पे जो कोई लेडी आती थी वो माइनर कम्युनिटी की थी और वो खाना बनाती थी, बट उसकी कैसी लाइफ थी, स्ट्रगल थी, वो कैसी थी, तो वो धीरे उसके बारे में मैंने सबके बारे में लिखा। फिर कुल मिला के कह सकते हैं कि महिलाओं पर ही बेस्ड रहती है आपकी जो स्टोरीज़ हैं बुक्स, और उनकी लाइफ से रिलेटेड रहती है। और इसके अलावा चाहे वो किसी भी तबके की महिला हो, और उनकी जो जीवन में घटित हो रही है घटनाएं, उस पर आप मुख्यतः केंद्रित रहती हैं। तो ये कह सकते हैं कि महिलाओं को एक प्रकार से सशक्त बनाने के लिए भी आप कार्य करने की बड़ी इच्छुक हैं, आपने मुझे बताया था। और मैंने जब जिक्र किया था कोरोना का, तो इन्होंने कोरोना और लॉकडाउन, कहते हैं ना कि कोरोना ने बहुत कुछ छीना आपसे और बहुत कुछ दिया आपको, तो एक तरीके से जो फैमिली का अटैचमेंट रहता था, जो प्यार रहता था, वो मिसिंग था, वो मिला सबको। और उसके बाद बहुत सारी कह सकते हैं इनोवेटिव चीज़ें सामने आई, चाहे वो आपने देखा होगा कि किचन में जो मेल पर्सन है वो खाना बना रहे हैं, और महिलाएं जो है वो गेट टुगेदर कर रही हैं घर पर ही, और फैमिली में सबसे हम बात कर रहे हैं। और लॉकडाउन का सबसे अच्छा एक कह सकते हैं निचोड़ है ये दोनों बुक्स। ये देखिए आप, ये जो है एक राइटर कैसे यूज करता है लॉकडाउन को, ये मेरे पास में है। और इसमें भी इनकी पूरी फैमिली जो है वो टीम वर्क के रूप में कार्य किया। बेटी ने प्रेस का पूरा संभाला कार्य, और हस्बैंड ने पूरा प्रूफ रीडिंग के साथ एडिटिंग वर्क, मैडम ने क्या किया, इन्होंने पूरा राइटिंग वर्क किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि टाइम का मैनेजमेंट और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, अगर आपको जानना हो तो स्मिता जी को ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। एंड शी इज़ वेरी गुड सिंगर, कह सकते हैं राइटर, इवन मैम ने बताया था। और मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहती हूँ कि मैडम और सर का जो रिलेशन है, इनके ऑफिस में इनको पावर कपल कहा जाता था। और क्यों कहा जाता है उस पर रेवा टीवी एक कार्यक्रम बहुत जल्द लेकर आएगा, और वो जानने की आपको ज़रूरत है कि अगर आप विवाहित हैं और उसके बाद वर्किंग हैं तो किस प्रकार से आप घर और ऑफिस को मैनेज करते हुए अपनी ज़िंदगी को प्यार के साथ गुजार सकते हैं, प्लस अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने ऑफिस में विदाउट एनी टेंशन आप कार्य कर सकते हैं। तो ये जो सफल मंत्र है वो उसे हम ज़रूर लेकर आएंगे। जब मैडम हमें समय देंगी तब मैं आपको सर से भी मिलवाऊंगी, और फिर जानेंगे कि सफलतम वैवाहिक जीवन के क्या रहस्य हैं, वो आप हमें बताएं और साथ ही मंत्र भी बताएं। तो चलते चलते जबलपुर शहर संस्कारधानी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरी बहुत अंतर्मन से इच्छा है कि मेरी किताबें सब लोग पढ़ें, मेरी कहानियाँ, और स्पेशली जबलपुर और छोटे से छोटे, मैं इमेजिन करती हूँ कि कस्बे में, छोटे से कस्बे में एक कोई छोटी टीनेजर लड़की बैठ के मेरी किताब पढ़ रही है, या कोई बहुत ओल्ड एज की लेडी पढ़ रही है। तो मेरी इच्छा है कि मैक्सिमम लोग पढ़ें, इंडिया में पढ़ें, बाहर पढ़ें, क्योंकि मेरी किताबें इंटरनेशनल लेवल पे वो पब्लिश हुई हैं जी। तो बस मेरा वही जो, जिससे कि मेरा जो पूरी एम है कि महिलाओं को, एक आम महिला का जो दर्द है, आम महिला की खुशी, आम महिला का जो जीवन है, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और लोग समझें कि महिलाएं कितना संघर्ष करके, कितना त्याग करके अपना जीवन आगे बढ़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका जो एक सपना है कि इनकी जो किताबें हैं वो एक बच्ची भी पढ़े और एक बुजुर्ग महिला भी पढ़े, गांव में भी पढ़े, शहर में भी पढ़े। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने जीवन में जो संघर्ष महिलाओं के हैं, जो उनका रूप है, जो उनके रंग हैं, जो उन विविध प्रकार के उनके कह सकते हैं कि एक बेटी से लेके एक सास तक और एक दादी नानी तक के जो रूप है, उसके बारे में बहुत अच्छे खूबसूरती के साथ अपनी कलम के माध्यम से उन सभी को उन्होंने टटोला भी है और उन सभी की कहानियों को अपनी किताब में संजोया भी है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी समय निकाल कर ये किताबें अवश्य पढ़ें और साथ ही साथ जो जीवन के वास्तविकता है उसको भी जानें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से अपने विचार शेयर करने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। और बहुत जल्द जो हम आपके सफलतम वैवाहिक जीवन के जो मंत्र है उसको जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम के वेन्यू पार्टनर हैं कल्चुरी रेसिडेंसी।